हेलो दोस्तों, आप में से सभी को भारत के आज़ादी आंदोलन के इतिहास के बारे में बहुत कुछ पता ही होगा और बहुत कुछ आप लोग जानते ही होंगे। क्या आपको पता है कि भारत के औपनिवेशिक शासन यानी अंग्रेजी शासन का वो सबसे कलंकित और सबसे भयावह घटना कौन सी थी? तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि भारत के इतिहास का वो कलंकित और सबसे भयानक घटना कौन सी थी जिसने पूरे भारत को झंझोड़ दिया था और उस घटना के बाद पूरा भारत एक शोक में डूब गया था। तो मैं आपका नितेश भैया एक बार फिर से आपके इस चैनल पर BSCC ज्ञान यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आइए जानते हैं भारत के इतिहास के उस सबसे भयानक घटना के बारे में जिस घटना के कारण ब्रिटिश साम्राज्य का असली राक्षसी चेहरा भारतीयों के सामने उभर कर सामने आया था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रॉलेट एक्ट यानी रॉलेट कानून और जलियांवाला बाग मैसेकर यानी जलियांवाला बाग नरसंहार के बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। ये दो घटनाएं भारत के इतिहास की सबसे कलंकित अध्याय में गिना जाता है। औपनिवेशिक शासन में ये दो घटनाएं भारत के इतिहास में एक काला धब्बा माना जाता है। तो आइए इस वीडियो को पूरा करते हैं और जानते हैं इस घटना के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन बहुत गुना बढ़ चुका था। इस क्रांतिकारी आंदोलन ने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था, यानी अंग्रेज इस समय प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में क्रांतिकारियों से बहुत परेशान थी। अंग्रेज किसी भी कीमत पर भारत के इस क्रांतिकारी आंदोलन को दबाना यानी कुचलना चाहती थी। इसीलिए भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एनर्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 नाम से ब्रिटेन में एक कानून पास किया जिसको बाद में रॉलेट कानून नाम दिया गया था। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से कानून से रॉलेट कानून का जन्म हुआ था। उसका नाम है एनर्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। इस कानून को पास करने के बाद कानून बनाने के लिए सर सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी का नाम था सेडिसन कमीशन। इस कमेटी में कुल 5 सदस्य थे जिसके सभापति थे एक रिटायर्ड जज सर सिडनी रॉलेट। सेडिसन कमीशन का गठन 1918 में किया गया था। इसी कमीशन ने इस कानून को बनाने में मदद किया था, इसीलिए रॉलेट कानून का दूसरा नाम सेडिसन कमीशन भी कहा जाता है। सेडिसन कमीशन के सभापति थे एक रिटायर्ड जज सर सिडनी रॉलेट, इसीलिए इस कानून को उनके नाम के अनुसार रॉलेट कानून कहा जाता है। भारत में इस कानून को 19 मार्च 1919 को लागू कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया ये रॉलेट कानून एक भयावह कानून था दोस्तों, क्योंकि इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश पुलिस को बहुत सारी अधिकार दिया गया था। इस कानून के कई शर्त थे, जैसे इस कानून के आधार पर शक के आधार पर किसी को भी पुलिस यानी अंग्रेज गिरफ्तार कर सकते थे, यानी किसी को भी शक होने पर अंग्रेज उठा के ले जा सकते थे और जेल में बंद कर सकते थे। इस कानून का दूसरा शर्त था कि इस कानून में कहा गया था कि बिना किसी वारंट या बिना किसी सबूत के किसी भी आदमी का घर यानी किसी भी व्यक्ति का घर तलाशी लिया जा सकता है। इस कानून का तीसरा शर्त था कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई भी कुप्रचार यानी गलत प्रचार करने पर देशद्रोह का अपराध लगाकर उसको सजा दी जा सकती है। इस कानून का चौथा शर्त था कि किसी भी व्यक्ति को रोज थाने में हाजिरा देने के लिए मजबूर किया जा सकता था। इस कानून का पांचवा शर्त था किसी भी व्यक्ति को सजा सुनाया जा सकता था और किसी भी व्यक्ति के ऊपर कितना भी जुर्माना लगाया जा सकता था। इस कानून का छठवां शर्त था कि जो भी व्यक्ति इस कानून के द्वारा यानी पुलिस गिरफ्तार कर लेती थी उस व्यक्ति को एक विशेष अदालत में ले जाकर बिना किसी सबूत और बिना किसी गवाह के उसे सजा सुनाया जा सकता था। और इस कानून का सबसे इम्पोर्टेंट शर्त यह था कि इस कानून के खिलाफ ना कोई वकील रख सकता था, ना कोई अपील कर सकता था और ना ही कोई दलील
दलील दे सकता था। इसीलिए इस कानून को नो वकील, नो अपील और नो दलील कानून भी कहा गया था। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को दबाने के लिए रॉलेट कानून को भारत में लागू किया गया था। यह कानून के द्वारा ब्रिटिश सरकार भारत के लोगों की व्यक्तिगत आजादी यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास भी कर रही थी। इसीलिए इस कानून के खिलाफ पूरे भारत में आंदोलन शुरू हो गया। गांधी जी ने 6 अप्रैल को पूरे भारत में हड़ताल बुलाई थी। यह एक अहिंसात्मक हड़ताल थी, यानी पूरे भारत में गांधी जी 6 अप्रैल को एक अहिंसात्मक हड़ताल करने वाले थे। लेकिन इसके बाद ही भारत में सिचुएशन बहुत खराब होने लगी और जनता धीरे धीरे हिंसात्मक होने लगी। जहां जहां जनता प्रदर्शन करती थी वहां ब्रिटिश पुलिस उन पर लाठीचार्ज और गोलियां बरसाते थे और इस तरह से भारत के कई क्षेत्रों में सिचुएशन बहुत खराब होने लगी थी। रॉलेट कानून के खिलाफ हो रहे इस आंदोलन में सबसे चर्चित स्थान था पंजाब। यहाँ आंदोलन बहुत बढ़ गई थी, जिसके कारण पुलिस ने यहाँ पर लाठीचार्ज और गोलियां बरसाना भी शुरू कर दिया था। धीरे धीरे पंजाब की हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी थी। तभी अंग्रेजों ने आग में घी डालने का एक काम किया, यानी ब्रिटिश सरकार ने यानी अंग्रेजों ने पंजाब के 2 बड़े नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया। तब पंजाब के लोग और भी ज्यादा भड़क गए और पंजाब में दिन प्रतिदिन हिंसा बढ़ने लगी। दोस्तों, इस समय पंजाब में हिंसा इतना अधिक बढ़ गया था कि उस समय के पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर ने एक घोषणा जारी करते हुए पूरे पंजाब में सभा समिति और मीटिंग करने पर रोक लगा दिया। कहा जाता है दोस्तों कि पंजाब के लेफ्टिनेंट जनरल माइकल ओ डायर ने पूरे पंजाब में कर्फ्यू घोषणा करते हुए सभा समिति करने पर जो रोक लगाई थी वो जानबूझकर 12 अप्रैल शाम से यह घोषणा अंग्रेजों ने किया था। यानी पंजाब के लोगों को इस समय तक पता ही नहीं था कि अगले दिन से पूरे पंजाब में कर्फ्यू घोषणा हो चुकी है। अगले दिन यानी 13 अप्रैल को पंजाबियों का यानी सिखों का एक उत्सव था जो बैसाखी का उत्सव था। इस दिन लोग खुशियां मनाते हैं, नाचते गाते हैं और अपने नेता का भाषण सुनते हैं। इसी बीच 13 अप्रैल को अपने नेता का भाषण सुनने और बैसाखी का पर्व मनाने के लिए दूर दराज से करीब 10,000 लोग, औरत, बच्चे, बूढ़े, मर्द पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग मैदान में इकट्ठा हुए थे। दोस्तों, जलियांवाला बाग एक खुला मैदान था जो चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों और मकानों से घिरा हुआ था। जलियांवाला बाग के इस मैदान में आने और जाने के लिए केवल एक ही रास्ता था। जब पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग मैदान में ये 10,000 लोग, निहत्ते 10,000 मासूम लोग अपने नेता का भाषण ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, तब जनरल डायर ने इन निहत्ते लोगों को सबक सिखाने का ऑर्डर दे दिया था। उस समय अमृतसर के पुलिस सेनापति आर डायर 150 सैनिकों को लेकर उस मैदान में आ पहुंचा। उस 150 सैनिकों में से 100 सैनिक इंडियन सैनिक थे और 50 अंग्रेज सैनिक थे। दोस्तों, आपको शायद ये बात पता ना हो कि जलियांवाला बाग के मैदान में ये 10,000 लोग इकट्ठा हुए हैं। ये खबर अंग्रेजों को एक भारतीय हंसराज नामक एक व्यक्ति ने ही दिया था। देखिए दोस्तों, गद्दारी और धोखा तो अपने ही लोग देते हैं। कहते हैं ना कि दिल को तकलीफ तो अपने ही लोग देते हैं, क्योंकि गैरों को कैसे पता कि ये दिल दुखता कैसे है। तो जलियांवाला बाग के मैदान में निहत्ते लोग, निहत्ते भीड़ जब ध्यान से अपनी नेता के भाषण सुन रहे थे, तो अमृतसर के सेनापति जनरल आर डायर 150 सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गए और उस 150 सैनिकों ने इस भीड़ के ऊपर बंदूक तान दिया और जनरल आर डायर ने उस भीड़ के ऊपर गोली चलाने का आदेश दे दिया।
जनरल आर डायर तो एक सैनिक अधिकारी था, लेकिन गोली चलाने का असली आदेश दिया था पंजाब के लेफ्टिनेंट जनरल माइकल ओ डायर ने। ये बात आप लोग याद रखिएगा। निहत्थे लोगों पर करीब 10 मिनट तक लगातार गोलियां बरसाई गई। क्या औरत, क्या मर्द, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, सब पर गोलियां चलाई गई थी। लगातार 10 मिनट तक 1600 राउंड गोली अंग्रेजों ने इस भीड़ पर चलाया था। अंग्रेजों ने तब तक गोली चलाई जब तक उनकी मैगजीन यानी गोलियां खत्म न हो गई। इन गोलियों से बचने के लिए लोग तितर बितर इधर उधर भागने लगे। लोग ऊंचे ऊंचे दीवारों को फान कर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पीठ पर और सर पर गोली मारा जा रहा था। जलियांवाला बाग में एक कुआं भी था। उस कुएं में कूदकर लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जितना उस कुएं में कूदते थे उतना ही लोग वहां मारे जाते थे। इस घटना को भारत के इतिहास में कलंकनीत, भारत के इतिहास में सबसे जघन्य घटना यानी जलियांवाला बाग का नरसंहार कहा जाता है, क्योंकि इस घटना में हजारों मासूम लोगों की जानें गई थी और हजारों लोग घायल हुए थे। तो दोस्तों, हमें आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है। हमें इस आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत सारा खून बहाया है और बहुत सारा बलिदान दिया है। तो हम सभी को हमारी इस आज़ादी का कीमत और हमारी इस आज़ादी का वंदना करना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे देशवासियों ने इस आज़ादी को पाने के लिए क्या कुछ झेला था। तो भारत के इतिहास में 13 अप्रैल 1919 की यह घटना जलियांवाला बाग मैसेकर यानी जलियांवाला बाग नरसंहार नाम से कलंकनीत अध्याय में दर्ज हो चुकी है। जलियांवाला बाग के इस घटना के बाद पूरा भारत ही शोक में डूब गया था। इस घटना के बाद कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया हुआ उनका नाइटहुड का उपाधि वापस कर दिया और महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया हुआ कैसर हिंद की उपाधि भी वापस कर दिया। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने जल्दबाजी में माइकल ओ डायर को इंग्लैंड भेज दिया और जलियांवाला बाग नरसंहार के जांच करने के लिए एक हंटर आयोग बनाया। इस हंटर आयोग के अनुसार जनरल ओ डायर बिल्कुल निर्दोष था और इस आयोग ने कहा था कि इस घटना में केवल 379 लोगों की ही जान गई थी और 1500 लोग घायल हुए थे। लेकिन असली बात तो यह था दोस्तों कि इस घटना में हजारों की संख्या में बूढ़े, बच्चे, औरत लोगों की जान गई थी और हजारों लोग घायल हुए थे। जलियांवाला बाग के इस घटना के बाद इंग्लैंड में माइकल ओ डायर का भव्य सम्मान किया गया। वहां की महारानी ने माइकल ओ डायर को ऑनर ऑफ स्वॉर्ड यानी सम्मान का एक मेडल भी दिया। सोचिए दोस्तों, हजारों की संख्या में निर्दोष लोगों को मारने के लिए, निर्दोष निहत्थे लोगों को मारने के लिए जनरल ओ डायर को इतना बड़ा सम्मान इंग्लैंड में दिया गया था। यह बात कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि निहत्थे लोगों को मारने के लिए इतना बड़ा सम्मान कोई कैसे दे सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि करने की सजा इसी दुनिया में, इसी जन्म में भुगतना तो पड़ता ही है। जलियांवाला बाग की यह सारी घटना अपनी आंखों से एक बच्चे ने देख रखा था जिसका नाम था उधम सिंह। उसने 21 साल बाद लंदन जाकर जनरल डायर को कॉक्सटाउन हॉल में मार डाला था। उधम सिंह ने जनरल डायर को कॉक्सटाउन हॉल में घुसकर उस पर 7 गोली चलाई थी और उसने कहा था कि देखो डायर, ये देश तुम्हारा, तुम्हारी पुलिस, तुम्हारा देश, तुम्हारी सरकार, लेकिन गोली भारत की। तो जलियांवाला बाग घटना के 21 साल बाद सरदार उधम सिंह जी ने जलियांवाला बाग के मुख्य आरोपी जनरल डायर को लंदन में ही घुसकर उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद सरदार उधम सिंह को जब इंग्लैंड की पुलिस ने पकड़ा, उनका कोर्ट में ट्रायल भी चला यानी कोर्ट में केस भी चला।
जब कोर्ट में जज ने सरदार उधम सिंह जी से पूछा कि उन्होंने क्यों जनरल डायर की हत्या की थी, तो उन्होंने जवाब दिया कि 21 साल पहले 1919 में जो जनरल डायर ने निहत्थे लोगों को जलियांवाला बाग में मारा था, उसी का बदला उन्होंने आज लिया है। जब जज ने उधम सिंह से उनका असली नाम पूछा था, तो उधम सिंह जी ने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद बताया था। इसके बाद 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को फांसी दे दिया गया था। यानी उधम सिंह जी ने जलियांवाला बाग की घटना का बदला जरूर ले लिया था। तो दोस्तों, यह था रौलट कानून और जलियांवाला बाग की पूरी घटना। आई होप आपको यह वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा और आपको बहुत सारी सीख मिली होगी। इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो और इंटरेस्टिंग नॉलेज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को लाइक तथा एक कमेंट करना ना भूलें। और आपको अगर नया इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहना है तो प्लीज उस बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हम जब भी वीडियो डालें आप इसे मिस न करें। मिलते हैं किसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।